नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आर्क किसे कहते हैं। आर्क तो सर्कल का कोई भी एक पीस, कोई भी एक कंटिन्यू पीस सर्कल का वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल में अगर मैं एक डायमीटर बना दूं, क्या बना दूं, डायमीटर। डायमीटर आप जानते हो कि वो सर्कल के दो पॉइंट के बीच में खींचे जाने वाली सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो अगर मैं एक डायमीटर यहाँ पर बना दूं, ये मैंने बनाया PQ और ये कोई सेंटर रहा होगा। तो ये जब मैंने जैसे ही मैंने ये डायमीटर बनाया तो ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक आर्क आपको यहाँ पर देखने को मिली, एक आर्क आपको यहाँ पर देखने को मिली। ये जो दोनों आर्क होंगी अगर आप इनको मेजर करोगे तो ये मेजरमेंट में आपस में इक्वल होंगी। कैसी होंगी, इक्वल। ठीक, और ये कॉर्ड और ये एक आर्क अगर हम मिला दें तो ये जो बन के तैयार होता है इसका नाम होता है सेमी सर्कल। क्या नाम होता है, सेमी सर्कल। अगर ये डायमीटर है और ये एक आर्क है तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है। ठीक है, तो जब डायमीटर जब हम बनाते हैं तब तो हम कंफर्म्ड है कि दोनों आर्क की लेंथ आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अब हम कोई दूसरी सिचुएशन सोचते हैं। दूसरी सिचुएशन हम इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर मान लो मैं कोई दो कॉर्ड बना दूं, जैसे मान लो एक मैंने कोई एक कॉर्ड बनाई ये PS, ठीक है, और मैंने कोई एक और कॉर्ड बनाई सपोज करो ये QR। जब मैंने ये PS कॉर्ड बनाई तो यहां पर एक आर्क बन के तैयार हुई। जब मैंने यहां पर QR कॉर्ड बनाई तो यहां पर एक आर्क बन के तैयार हुई। ये दोनों आर्क के बारे में अब आप क्या कह सकते हो, क्या ये आपस में इक्वल होंगी या नहीं होंगी, ये आप कैसे कर सकते हो। डायमीटर के लिए तो आपने कह दिया कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आर्क आपस में इक्वल होगा। अब ये दोनों कॉर्ड जब हमने बनाई तो इनकी आर्क के बारे में आप क्या स्टेटमेंट बना सकते हो। तो आंसर है कि अगर ये दोनों कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हैं, कैसी हैं, इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आर्क आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल की जगह कॉन्ग्रेंट टर्म भी यूज किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट हैं, इस बात का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं लेंथ में। ये बात आई समझ में। ठीक, ये हम करके देख सकते हैं। आप क्या करो, एक पेपर ले लो, एक पेपर पर एक सर्कल बना लो, वहां पर एक कॉर्ड खींचो PS, ठीक, और एक कॉर्ड खींचो QR। जितनी लेंथ आप ये लेकर चलो स्केल से, उतनी ही स्केल से दूसरी लेंथ लेकर चल लो। ठीक, फिर यहां से ये वाला पार्ट काट लो, वहां पर उस इतना पेपर को काट लो आप। और जब जब कट करोगे इसको और कट करके ये वाला जो पार्ट है इसको इसके ऊपर ले जाकर रखोगे तो आप देखोगे कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क एग्जैक्टली एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगे, एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे होंगे। इस बात का मतलब ये हो गया कि ये दोनों आर्क आपस में कैसी हैं, इक्वल। ये बात आई समझ में। तो हम यहां से एक रिजल्ट बना रहे हैं, क्या, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड आपस में इक्वल होंगी देन उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कहूं या इक्वल होंगे, वो एक ही बात होगी। अब इसका उल्टा रिजल्ट भी बना सकते हो कि अगर ये दोनों आर्क आपस में कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट है ना, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी होंगी, इक्वल। ये वाली बात आ रही है आपको समझ में। ठीक है, अगर आर्क इक्वल हैं तो कॉर्ड इक्वल होंगी, कॉर्ड इक्वल हैं तो आर्क इक्वल होंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे सुनिए ध्यान से कि अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो आप में पता है कि ये दोनों आर्क आपस में इक्वल होंगी, है ना। अब इन आर्क से सेंटर पर, ये इस सर्कल का सेंटर है, इन आर्क से इस सेंटर पर अगर एक एंगल बनाया जाए, क्या बनाया जाए, एंगल। कैसे बनाओगे, इस आर्क के इस एंड से सेंटर को ज्वाइन करोगे, इस एंड को ज्वाइन करोगे तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक एंगल। तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। ये कौन सा एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। कौन सी आर्क, PS आर्क। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे PS आर्क, ऐसे।
क्लियर है ये वाली बात? लाइन सेगमेंट होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? ऐसे, है ना? और अगर आर्क होगा तो ऐसा आर्क बना दोगे, है ना? अच्छा, फिर से अब मुझे क्यू आर से एंगल सबटेंड कराना है, कहां पर? सेंटर पर। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है क्यू आर के जो एंड हैं क्यू से और आर से, इसको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन। तो ज्वाइन करने पर यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? एक एंगल। ये क्या कहलाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय क्यू आर, क्यू आर आर्क। ठीक है, ये वाली बात आ गई समझ में? अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों आर्क आपस में इक्वल होंगी या कॉन्ग्रेंट कहो, ठीक है? और अगर ये दोनों आर्क आपस में इक्वल हैं तो इनसे जो सेंटर पर एंगल बनेंगे वो हमने कर करके देखा, वो हमेशा आपस में हमें कैसा मिला? इक्वल। कैसा मिलेगा? इक्वल मिलता है। ये वाली बात आ रही है समझ में? तो ये इक्वल क्यों होगा ये हमें समझ में भी आता है। ये हम बाय कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बाय कॉन्ग्रेंसी। कैसे? ये सब क्या है? रेडियस है। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या है? रेडियस। और मैंने कहा ये आर्क इक्वल है। अगर ये आर्क इक्वल हैं तो ये कॉर्ड आपस में कैसी रही होंगी? बोलो, इक्वल। हाँ या ना? कॉर्ड इक्वल है। अब ये इक्वल हो गया इसके, और ये सब क्या है? रेडियस। तो साइड 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 से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए? बोलो, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल रहे होंगे। हाँ या ना? क्लियर है ये वाली बात? तो हमने क्या रिजल्ट बनाया बताओ? इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये वाली बात आई समझ में? इक्वल आर्क सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये हमने यहां पर नोट कर लिया। कॉन्ग्रेंट आर्क या इक्वल आर्क एक ही बात है। कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद जो ये एंगल सबटेंड किया है इन आर्क ने, इन आर्क के एंगल पर बेस्ड हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं एनसीईआरटी की बुक में, जो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर है हमारे पास, कौन सी थ्योरम है? 10.8, थ्योरम नंबर 10.8। और ये है बच्चों आपका पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में 180, वो मैं यहां लिख देता हूं। पेज नंबर है 180 और थ्योरम नंबर है 10.8। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब आपको ये तो पता चल गया सेंटर पर कैसे बनता है एंगल। ठीक, तो मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं। पहले तो ये मैंने सर्कल बनाया, यहां पर मैं एक आर्क कंसीडर कर रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, ये ए और ये बी, ये एक पीस हो गया इस सर्कल का। ये क्या है? आर्क। ए बी एक आर्क हो गई बच्चों। अब इससे मुझे सेंटर पर एक एंगल बनाना है। ठीक है, तो यहां पर मैं सेंटर बना देता हूं। ये मैंने सेंटर बना दिया ओ। ओके, अब यहां पर एंगल कैसे बनाओगे? इस आर्क के एंड से सेंटर को ज्वाइन करा दोगे, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? एक एंगल। और ये क्या कहलाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। कौन? आर्क ए बी जो आर्क है, इसी से अगर एंगल सबटेंडेड किया जाए कहां पर? एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का जो ये पार्ट जो बचा हुआ है, इसमें कहीं पर भी अगर आप और एंगल एक बनाओगे तो उस एंगल का ये वाला एंगल ऑलवेज डबल होगा। तो चलो हम एक एंगल बनाते हैं। ये तो हमने एंगल कहां पर बनाया? सेंटर पर। अब हम एक एंगल और बना देते हैं इस सर्कल के बचे हुए पार्ट पर कहीं पर भी। ये मैंने ऐसे एंगल बना दिया, इन दोनों के एंड से यहां पर भी एक एंगल बन गया। अब ये जो एंगल बना है, ये एंगल हमने कहा ये बना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर। ये एंगल सबटेंड किया है किसने? इस आर्क ने। यहीं से तो बनाया। क्लियर है? अब मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि सेंटर पर जो ये एंगल बना है, ये एंगल डबल है किसका? इस वाले एंगल का। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रूफ कर लेता हूं। टू प्रूव मैं लिख लेता हूं एंगल ए ओ बी ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा, और प्रूफ करना बिल्कुल आसान है इसको। देखो बच्चों, प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। यहां से बच्चों क्या कर रहा हूं,
एक लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, ये मैंने एक लाइन खींची है। ओके, जब मैंने ये एक लाइन खींची तो यहाँ पर ये जो एंगल सी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल ओ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इनके मैंने अपनी तरफ से कुछ नाम रख दिए। मैंने इसका नाम रखा 1 2, ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने 3 4। अब ये जो एंगल बचे हैं इनका भी मैंने कुछ नाम रख दिया 5 6। आप कुछ भी नंबर इनको दे सकते हो, ठीक है, ऐसे मैंने नंबर रख दिए इनके। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब इसके बाद आगे बात सुनिए। यहां पर बच्चों आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्या नाम है ट्रायंगल का? OBC। OBC। इस OBC ट्रायंगल में OC और OB आपस में इक्वल है। क्यों? दोनों ही रेडियस हैं। क्या है? रेडियस। भाई ये सेंटर है ना, तो ये क्या हुई? रेडियस। क्लियर है ये वाली बात? तो ट्रायंगल का नाम है OBC। इसमें OB और OC आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? रेडियस। ये तो बिल्कुल आसान सी बात लिख दी। अब अगर ये दोनों रेडियस हैं तो आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो यहां पर लिखता हूं एंगल 1 इक्वल होना चाहिए एंगल 6 के। क्यों? ये क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ये भी बिल्कुल आसान सी बात लिख दी। क्लियर है यहां तक? अब फिर से ये एक ट्रायंगल है OAC, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल OAC में OA और OC क्या हैं? रेडियस। क्या है? रेडियस। अगर ये रेडियस है तो ये आपस में इक्वल है, और अगर ये इक्वल हैं तो कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे? एंगल 2 एंड एंगल 5। ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है बोलो? OAC। इसमें क्या क्या इक्वल है? OA इक्वल है OC के। क्यों? दोनों ही क्या हैं? रेडियस। अच्छा, इसलिए एंगल 2 इक्वल रहा होगा एंगल 5 के। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये बात क्लियर है? अच्छा, ये दो काम हमने पहले ही करके रख लिए। अब इसके आगे की कहानी सुनो। ये जो ट्रायंगल है OBC, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल OBC के लिए एंगल 3 एक एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ये वाला एंगल सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो हम फिर से लिख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल OBC में एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसकी? ट्रायंगल की। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, एंगल 3 ऐसे ही ठीक है। आपने कहा था कि अगर कहीं एंगल 6 लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? एंगल 1। तो एंगल 6 की जगह हमने क्या लिख दिया? एंगल 1। तो एंगल 3 ऐसे ही ठीक है। इधर क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन आ गई। क्लियर है? फिर से ये एक ट्रायंगल है जो आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए। इसमें एंगल 4 कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। ये किसके इक्वल होगा? सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम। यहां पर ट्रायंगल का नाम क्या है बताइए? OAC। OAC। इस ट्रायंगल में एंगल 4 इक्वल होना चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 5 के। ये वाली बात ठीक है। अब एंगल 2 ऐसे ही ठीक है। एंगल 5 अगर कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? एंगल 2। तो यहां पर लिख लिया हमने एंगल 2, और इधर क्या चल रहा है? एंगल 4। तो यहां से एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये निकल कर आ गया। ठीक है, क्या निकल कर आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 निकल कर आ गया। ये बच्चों हमारे पास बन गई कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AOB और ACB, ये चाहिए है ना। तो ACB एंगल तो तभी निकल सकता है जब एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो, एडिशन में चल रहे हो। इन दोनों के सम को ही तो ACB कहोगे आप। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो दो इक्वेशन बनी है इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कराओ। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ऐड हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा बोलो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कौन सा एंगल 2। भाई इधर वाले इधर ऐड होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 ऐड हो गया, और इधर वाली साइड में क्या क्या ऐड हो रहा होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है बताइए, एंगल 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा होगा बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और इधर क्या चल रहा था, एंगल 3 प्लस अब इधर देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 को अगर ऐड करा दिया है तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। इस पूरे एंगल का नाम क्या है, AOB। इनके सम को हम क्या लिख सकते हैं, AOB। तो यहां पर एंगल 3 और 4 के सम को लिख देंगे AOB, ठीक। 2 इंटू एंगल 1 और 2 के सम को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल आ जाएगा, तो ACB, एंगल ACB। ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ ये हो गया कि कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है और यही आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं भी एंगल बनाती है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का क्या होता है, ट्वाइस, डबल होता है, ठीक है। प्रूफ कैसे किया, हम जानते हैं कि ये रेडियस है ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हम जानते हैं कि ये रेडियस है ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। फिर हमने कहा ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। बट एंगल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ऐसे ही ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। बट एंगल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल 4 किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ एंगल। इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड जब कराओगे तो ये 2 कॉमन आएगा। 1 और 2 के सम को ACB एंगल कहते हैं और एंगल 3 और 4 को AOB कहते हैं। ये एक आपकी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बट आसान वाली थ्योरम, समझ आ गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये है थ्योरम नंबर 10.9 और ये है पेज नंबर 181, ठीक है। पेज नंबर 181 पर ये जो थ्योरम दी हुई है इसको समझते हैं पहले, ये क्या कह रहा है ये थ्योरम। ये एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में अगर एक सेगमेंट बनाना हो तो आप बताओ कैसे बनाओगे सेगमेंट। तो आंसर है कि जो सेगमेंट होते हैं वो एक आर्क और एक कॉर्ड से मिलकर बनते हैं। कैसे बनता है, एक आर्क और एक कॉर्ड। तो अगर मैं बच्चों यहां पर एक कॉर्ड खींच दूं तो ये जो बन के तैयार हुआ, ये क्या बन के तैयार हुआ, सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो बन के तैयार हुआ क्या बन के तैयार हुआ, सेगमेंट। कौन सा वाला, मेजर सेगमेंट। ये वाली बात क्लियर है। तो अगर ये, इसका मतलब आप ये कह रहे हो ये सब पूरा का पूरा एक सेगमेंट है। क्या है, एक सेगमेंट, और ये कंप्लीट एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे, मान लो यहां पर एग्जांपल के लिए सिर्फ मान लो यहां पर एक एंगल बनाता हूं मैं, ये एक एंगल बना, फिर से एक और एंगल बनाता हूं मैं इसी वाले मेजर वाले सेगमेंट में ये। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्योंकि पूरा एक सेगमेंट है जिसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, तो ये जो दोनों एंगल बने हुए हैं वो किस में बने हुए हैं, सेम सेगमेंट में। किस में बने हुए हैं, सेम सेगमेंट में। ये वाली बात ध्यान रखना। अब एक और एंगल बनाकर दिखाता हूं, देखो ये एंगल और ये एंगल मैंने बनाया। क्या ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो आंसर है नो। ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, ये अलग सेगमेंट में बना हुआ है। अब फिर से ये और
यहां पर ये दोनों एंगल कैसे हैं बताइए, सेम सेगमेंट में। कैसे, सेम सेगमेंट में। तो ये सेम सेगमेंट वाले जो एंगल होते हैं हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये कैसे होंगे, आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रूफ करके दिखाना है, बड़े आसानी से प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक आर्क बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बनाई, ये एक आर्क बनाई। ये जो सर्कल था इसका कोई एक पीस ले लिया, तो ये ए बी एक आर्क बन के तैयार हो गई। ए बी एक आर्क है। अब इस ए बी आर्क से मैं एक एंगल सबटेंड कर रहा हूं यहां पर, ठीक। फिर इस ए बी आर्क से एक एंगल सबटेंड कर रहा हूं यहां पर। ये दो एंगल बन गए। किसने बनाए, इस आर्क ने। कहां पर बनाए, एक सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में बनाए, ठीक। तो ये और यहां पर चलो डी लिख लिया मैंने। क्लियर है ये वाली बात। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ACB और ADB बना है ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ADB के, ठीक है ये। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से सुनिए आप, क्या कि इसको प्रूफ करने के लिए मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं कि इस सर्कल का कहीं ना कहीं कोई एक सेंटर रहा होगा। मैंने माना ये एक सेंटर है, ये सेंटर बना दिया मैंने O। इस सर्कल का अगर O सेंटर है तो यहां से इस आर्क से सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक एंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये एंगल को बताओ हम क्या कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB, यही तो कहेंगे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। थ्योरम नंबर 10.8 में आप क्या पढ़कर आए हो, आप ये पढ़कर आए हो कि सेंटर पर बनने वाला एंगल इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में बनने वाले एंगल से कैसा होता है, ट्वाइस होता है। ये पढ़ा था आपने। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो AB आर्क से सेंटर पर एंगल बना है, इस एंगल का ट्वाइस होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हाँ होगा। ठीक है। तो मैं यहां पर प्रूफ में यही लिख रहा हूं कि ये हमने पढ़ी है थ्योरम। क्या थ्योरम पढ़ी है कि ये जो एंगल AOB है ये ट्वाइस रहा होगा किसके, एंगल ACB के, ठीक। यहां पर रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जो थ्योरम नंबर 10.8 थी वो पूरा आपको यहां पर लिखना होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते एग्जाम में बाय थ्योरम नंबर 10.8, नो, ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है। क्या तरीका है, आपको वो थ्योरम यहां पर लिखनी होगी, ठीक है। वो थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो उसको, बट पूरा लिखना होगा। बाय थ्योरम नंबर 10.8 नहीं कह सकते आप, ठीक है। ये हो गई एक बात। अच्छा, अब फिर से ये जो आर्क है इसने सेंटर पर ये एंगल बनाया, ये जो आर्क है इसने सर्कल में कहीं पर एंगल बनाया, तो फिर से ये एंगल इसका क्या होगा बोलो, ट्वाइस होगा। तो हमने यहां पर लिखा एंगल AOB, ये एंगल इसका भी ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADB होना चाहिए। अब ये जो दो, अच्छा इसका जो रीजन लिखोगे वो फिर से वही लिखोगे कि सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में बनने वाले एंगल के क्या होता है, ट्वाइस होता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं, ठीक, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कराओ। AOB इसके इक्वल है, AOB इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे बोलो, इक्वल। कैसे होंगे, इक्वल। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। ये क्लियर है? यहां 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल ACB किसके इक्वल आ गया बोलो, ADB के। इसका मतलब ये हुआ कि सेम सेगमेंट में, ये सेम सेगमेंट ही तो है, इस आर्क का बाद जो ये वाला पार्ट है ये सब क्या है, सेम सेगमेंट है ना। तो सेम सेगमेंट में जो ये एंगल बनते हैं ये सब के सब आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो अगर मैं यहां पर एक और एंगल बना दूं, ये और ये मैंने एक एंगल बनाया, बताइए ये एंगल इनके इक्वल होगा या नहीं होगा? आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा और इसका भी डबल होगा, तो ये सब आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, क्लियर है? तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। दिस इज थ्योरम नंबर 10.9।
ये आप एज अ थ्योरम भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक थ्योरम भी है, क्योंकि इसको प्रूफ किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है सामने? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक। इसको प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? एक सर्कल। इस सर्कल में ये मैं यहां पर डायमीटर बना देता हूं, ठीक है, पी क्यू। ये मैंने क्या बना दिया? डायमीटर, ठीक। इसका मतलब यहां पर एक सेंटर रहा होगा। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है? पी क्यू एक आर्क। ये पी क्यू आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रही होगी। कैसे बनाएगी बताओ एंगल? तो आंसर है पी से और क्यू से सेंटर को ज्वाइन करा दो। यही तो तरीका था। हमने ये पढ़ा है बच्चों कि इस सर्कल में अगर ये पी क्यू एक आर्क है और ये सेंटर है ओ, तो इस पी क्यू आर्क से एंगल सबटेंड कैसे होगा सेंटर पर? तो आंसर पी से और क्यू से इसको ज्वाइन करा दो, तो ये एंगल सबटेंड हो जाएगा। अब इस पी को अगर इधर लेकर जाओ, क्यू को इधर लेकर जाओ, तो फिर से ज्वाइन कराओगे, ऐसे तो होगा। पी यहां पर ले आए, क्यू यहां पर ले आए, तो ऐसे होगा एंगल सबटेंड। तब ये इतना बड़ा एंगल होगा। फिर ये पी हमने इसके ओ के बिल्कुल सामने ले आए और क्यू इसके बिल्कुल सामने लेकर आए, तो फिर पी से ओ ज्वाइन करोगे, इससे ज्वाइन करोगे। अब ये एंगल पूरा ऐसा बन जाएगा। बताओ कितना एंगल बना ये? बताइए। 180 डिग्री। कितना बना? 180 डिग्री। ये क्लियर है ये वाली बात? तो पी क्यू आर्क से सेंटर पर जो एंगल बना वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पर भी एंगल बना होगा अब इससे, है ना, उसका क्या होगा? ये वाला एंगल डबल। क्या होगा बोलो? डबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो एंगल बनता है वो इस एंगल का डबल होता है। इसको ऐसे कहना शुरू कर दें कि यहां पर जो एंगल बनता है वो इसका हाफ होता है। दोनों एक ही बात है तो ही कि यहां पर जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल से क्या होता है? हाफ। तो अगर ये 180 है तो बताइए यहां पर कितना बनता होगा? 90 डिग्री। ये वाली बात क्लियर है? इस आर्क से मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में फिर से एंगल बनाता हूं। ये देखिए बनाया, ठीक है। बताइए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एंगल सेंटर पर सबटेंड होने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर जो भी एंगल बनेगा उसका क्या होता है? डबल। तो ये 180 है तो ये कितना रहा होगा? 90। फिर से बनाओ, ये है ना, तो ये फिर से कितना मिलेगा हमें? अगर PQ एक डायमीटर है तो ये जो रिमेनिंग आर्क है इसको हम क्या कहेंगे? तो आंसर है सेमी सर्कल। क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में बताया मैंने, क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। तो इसका मतलब ये है कि सेमी सर्कल में जितने एंगल बनते हैं वो ऑलवेज कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल उस टाइम कितना होता है? 180 डिग्री इस आर्क से। तो उनके सब हाफ होंगे तो सब 90 डिग्री के होंगे। तो ये वो रिजल्ट है जो आपको ऐसे समझाया जा सकता है, ठीक है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। थ्योरम नंबर जो आपने 10.9 पढ़ी है, 10.9 थ्योरम में आपने क्या पढ़ा? उसमें आपने ये पढ़ा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। अब इसका कन्वर्स, इसका उल्टा पढ़ो, ठीक है। क्या उल्टा पढ़ें? कि अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट आपस में इक्वल हैं, कैसे हैं आपस में? इक्वल हैं, ये पहले से हमें गिवन हो, तो ये जो पॉइंट है ये और ये जो आर्क वाले पॉइंट है ये सब के सब कहां पर लाई कर रहे होंगे? सर्कल पर। कहां पर लाई कर रहे होंगे? सर्कल पर। अब इसको फिर से समझो। देखो एक आर्क आपको बनानी है तो ये दो पॉइंट तो होंगे, फिर ये दो पॉइंट से यहां पर अगर आप एंगल बनाते हो तो वहां पर दो पॉइंट और आ जाएंगे, है ना। कितने पॉइंट हो गए टोटल बोलो? 4। दो तो ये आर्क वाले और दो ये वाले जहां पर एंगल बनाए गए थे। तो ये 4 पॉइंट अगर सर्कल पर लाई कर रहे हैं, है ना, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर बनने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अब इसका उल्टा कि अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि सी डी और ए बी कहां पर लाई करते होंगे? सर्कल पर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है? कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक का मतलब कि चारों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं? सर्कल पर, ठीक। इस रिजल्ट को समझना बिल्कुल आसान है। इस रिजल्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी में थ्योरम दी रखी है 10.10 और इसका जो पेज नंबर है बच्चों वो है 181, ठीक है।
पेज नंबर 181 पर। वो कह रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल, कैसे एंगल? इक्वल एंगल, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। तो देखो मैं पहले तो एक सर्कल बनाता हूं, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में 2 पॉइंट मैं यहां पर बना लेता हूं, ए और ये मैंने पॉइंट बनाया बी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से को ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इससे 2 पॉइंट 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहां पर बन रहा है ये, ठीक है, ये, और एक एंगल और बन रहा है कहीं पर सेम साइड पर, यहां पर ये, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल, है ना। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। तो ये जो ये पॉइंट ए बी सी और डी, ये चारों के चारों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे होंगे? सर्कल पर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। पहले से हमें गिवन क्या है बताओ? पहले से हमें गिवन ये है कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि चारों पॉइंट कहां लाई कर रहे होंगे? बोलो, सर्कल पर। मैंने माना कि इनमें से कोई एक पॉइंट सर्कल पर लाई नहीं कर रहा होगा, प्रूफ करने के लिए ऐसा मैंने माना। अगर ये लाई नहीं कर रहा होगा तो ये कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, ऐसे ऐसे कहीं लाई कर रहा होगा, ऐसे एक कोई पॉइंट मैंने माना कि ये कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो सुनो बच्चों, यहां से यहां पर हमें गिवन है, गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि एंगल ए सी बी किसके इक्वल है? बोलो, एंगल ए डी बी के। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें यह करना है कि ए बी सी डी क्या है? लाई ऑन सर्कल, या हम लिख सकते हैं कौन साइक्लिक है। प्रूफ देखो बिल्कुल आसान है। हमने पहले कंस्ट्रक्शन हमने लेट कर लिया, लेट पॉइंट डी नॉट लाई ऑन सर्कल, ऐसे हमने माना, नॉट लाई ऑन सर्कल, ऐसा ले लो आप कि ये पॉइंट डी सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। अगर इस सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है तो बाहर कहीं लाई कर रहा होगा। तो यहां पर जो पॉइंट है उसको चलो थोड़ी देर के लिए हमने कुछ और नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? डी डैश। अगर डी बाहर लाई कर रहा होगा तो डी डैश अंदर लाई कर रहा होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल है किसके? हमें गिवन है किसके? ए डी बी के। ये तो हमें गिवन है ना, पहले से गिवन लिख लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरी चीज सुनो, ये ए बी एक आर्क है, इस ए बी आर्क से यहां पर एक एंगल बना, इस ए बी आर्क से यहां पर एक एंगल बना। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होने चाहिए बताओ? इक्वल। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक। तो ये लिख लिया मैंने, एंगल ए डी डैश बी, एंगल यहां पर बल्कि ए सी बी लिख लूं पहले, ए सी बी किसके इक्वल होगा? ए डी डैश बी के होगा इक्वल। ये तो हमें पहले से आपस में इक्वल गिवन थे, और ये दोनों हमने इक्वल कह दिए, कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब यहां पर ध्यान से देखो, ए सी बी इसके भी इक्वल है, ए सी बी इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हुए? इक्वल। ए सी बी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे हुए? इक्वल हुए। तो हमने लिखा एंगल ए डी बी इक्वल प्रूफ हो गया एंगल ए डैश बी के। किसके? ए डैश बी के। ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो गया। बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों इक्वल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। ये जो सॉरी, मुझे यहां पर कहना चाहिए इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या है? एक, है ना। तो ये वाला ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये तो इसके और इसके सम के इक्वल होना चाहिए ना, है ना, होना चाहिए। बट हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये इसके इक्वल है। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के इक्वल नहीं हो सकता, अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यानी कि ये एंगल कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता।
तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमने यहां पर लिखा दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कब? जब ये वाला जो डी है ये पॉइंट कहां पर आ जाए? डी डैश पर। कहां पर आ जाए? डी। अगर ये डी वाला पॉइंट ऐसे कम करते करते मैं डी पर लेकर आ जाऊं तो यहां पर बनने वाला एंगल और जो डी पर बनने वाला एंगल है वो आपस में हो सकते हैं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी लाई ऑन डी डैश। कहां पर लाई कर रहा हो? डी डैश। दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस पॉसिबल ओनली, यहां पर लिख देता हूं, ओनली व्हेन डी लाई ऑन डी डैश। अब अगर डी डैश पर लाई कर रहा है तो ये तो हम पहले से लेकर चले थे कि ए सी बी तो लाई कर ही रहे हैं। अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि डी हर हाल में कहां पर होना चाहिए? डी डैश पर, नहीं तो ये वाली चीज कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डी कहां पर लाई करना चाहिए? डी डैश पर। इसका मतलब ए बी सी डी चारों के चारों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं? सर्कल पर। देयरफॉर ए बी सी डी कैसे हैं? कोन साइक्लिक। ए बी सी डी आर कोन साइक्लिक। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूफ कर दोगे। तो अगर एंगल अगर 4 पॉइंट ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं और इनमें से 2 पॉइंट ये आर्क के एंड पॉइंट हैं, है ना, तो यहां पर जो बनने वाले एंगल होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। इनको कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्लियर है? फिर उसका उल्टा, अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट आपस में इक्वल हैं तो ये चारों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे होते हैं? सर्कल पर। ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 10.10।